हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी न्यू सीरीज रैंक बूस्टर सीरीज फॉर जेईई 2026। बच्चे, इसमें हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं और आपके लिए ये बेसिकली वो बच्चे जिनके लग रहा है उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, अच्छी तैयारी चल रही है, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें इन क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व करके देखना है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको भी मेरे साथ करना है इसको, और अगर आप 90% क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपका चैप्टर अच्छा तैयार है, आप कॉन्फिडेंट हैं और आप डेफिनेटली अपने मोराल को बूस्ट कर सकते हैं कि यू आर प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। और अगर आपको लगता है कि अभी आपका चैप्टर तैयार नहीं है या फिर आपने पीवाईक्यूज अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं, तो बच्चे ये मस्ट है आपके लिए। आप अगर जेईई के सेशन 1 में अच्छे से प्लान कर रहे हैं स्कोर का, हाई परसेंटाइल का, तो पीवाईक्यूज आपके डेफिनेटली होने चाहिए, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई कहाँ से किस तरह के टॉपिक्स में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ताकि आप उसको और स्ट्रॉन्ग करो। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी डिले। वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, ये क्लास 12th का चैप्टर बायोमोलिक्यूल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चे देखो, मैंने फिर से कहा, जिन बच्चों को लगता है उनका चैप्टर तैयार है वो मेरे साथ इसको रीड करके खुद आंसर देंगे, पॉज करके वीडियो को, और फिर चेक करेंगे वेदर दे आर करेक्ट और नॉट। और जिनको लगता है कि अभी उन्हें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो आप मेरे साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो और जहां जहां मैंने चीजें बता रही हूँ उसे आप नोटिस करो और उससे अपने चैप्टर को, मतलब आपको चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना है, अपना आपको अपनी तैयारी को और बूस्ट करना है। तो वहां पे आपने इसमें साथ के साथ सारे पॉइंट नोट करने हैं, जो भी चीजें आप इस क्वेश्चन में मिस करोगे वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। तो हम यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस, सबसे पहले हम लोग 2025 के लेटेस्ट जो पीवाईक्यूज हैं वो सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि अभी आपको पता होना चाहिए कि इस सेशन से पहले वाले सेशन में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं, कौन कौन से एरियाज काफी इंपॉर्टेंट है एज पर एनटीए, राइट। तो देखो, इसमें गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स है। स्टेटमेंट 1, ठीक है, व्हाट इज द स्टेटमेंट 1 ऑन हाइड्रोलिसिस ओलिगोपेप्टाइड्स। मैं आपको साथ साथ में ब्रीफली कुछ चीजें बताती भी जाऊंगी और क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाएंगे। Oligopeptides give rise to fewer number of alpha amino acid, while protein give rise to a large number of beta amino acid. तो बच्चे देखो, ये स्टेटमेंट पूछ रहे हैं whether it is correct or not। ओलिगोपेप्टाइड क्या होते हैं? जिसमें लेस नंबर ऑफ अमीनो एसिड जुड़े होते हैं। मतलब अगर 10 अमीनो एसिड्स आपस में ज्वाइन होके कोई चेन बनाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओलिगोपेप्टाइड्स, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक प्रोटीन की बात करें, तो प्रोटीन में डेफिनेटली लार्ज नंबर ऑफ बेसिकली मॉलिक्यूल अमीनो एसिड जुड़े होते हैं। बट यहाँ पे क्या चीज है, क्या ये क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा? हम एक बार इसको फिर से देखते हैं। ऑन हाइड्रोलिसिस ओलिगोपेप्टाइड गिव राइज टू फ्यूअर नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, बट प्रोटीन गिव राइज टू अ लार्ज नंबर ऑफ बीटा अमीनो एसिड। दिस इज रॉन्ग। बच्चे, आपको पता होना चाहिए जो प्रोटीन होता है इट्स अ पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। ये हाइड्रोलिसिस पे अल्फा अमीनो एसिड ही देगा। तो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। Natural proteins are denatured by acid which convert the water soluble form of fibrous protein to their water insoluble form। तो सबसे पहली बात बच्चे, आपको यहाँ पे इसी चीज को नोटिस करना है कि जो फाइब्रस प्रोटीन होती है, प्रोटीन एक्चुअली 2 टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी फाइब्रस और दूसरी होती है ग्लोबुलर। ठीक है, 2 तरह की कैटेगरीज आप पढ़ेंगे इसमें। तो जो फाइब्रस प्रोटीन होती है ये बेसिकली हमारी वाटर इनसॉल्युबल होती है। आपको कैसे याद रहेगा ये बात, आपको ये क्लियर करना है। हमें पता होता है, इसका एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं केराटिन, और केराटिन बेसिकली जो हेयर में होती है प्रोटीन। क्या हेयर वाटर में सॉल्युबल होते हैं? तो हेयर तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। तो इससे आप याद रख सकते हैं, थ्रेड लाइक मतलब फाइबर लाइक मतलब हेयर, और अगर हेयर है तो बेसिकली वो इनसॉल्युबल होता है। तो यहाँ पे इन्होंने यही कंफ्यूज करने की कोशिश की कि वाटर सॉल्युबल। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो व्हाट वुड बी आवर आंसर? तो यहाँ पे दिया है इन्होंने बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, लेट अस मूव अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपने अच्छा किया है, सही आंसर किया है, तो डेफिनेटली अपने आप को बेसिकली अपने आप को बूस्ट करो कि हाँ भाई मेरी तैयारी ठीक है। अभी हम करते जाएंगे 1 by 1। चलो भाई, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, D plus glucose and D plus fructose gives sucrose। ठीक है, तो अगर D plus glucose और D plus fructose क्या हो रहा है? सुक्रोज दे रहा है। तो बच्चे सबसे पहली बात, ये D plus नहीं होता, D प्लस होता है और ये माइनस होता है। मतलब फ्रक्टोज हमारा लीवो रोटेटरी होता है। ये प्लस माइनस साइन क्या बताते हैं? ये हमारा ऑप्टिकल
रोटेशन के बारे में बताते हैं। तो ये हमारा यहीं से पता चल गया कि गलत चीज दी हुई है, तो ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। लेट अस मूव अहेड। इनवर्ट शुगर इज फॉर्म ड्यूरिंग सुक्रोज हाइड्रोलिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। अगर बायोमोलिक्यूल्स का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वहां आपको बताया जाता है कि जो मिक्सचर बनता है वो इन्वर्ट शुगर होता है। तो दिस इज करेक्ट। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बी मस्ट बी द राइट आंसर। ओके, तो लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ेंगे। ये भी 2025 के हैं। अभी आपके सारे जो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है 25 के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट। लेट अस मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ डाइपेप्टाइड एक्स, ये अच्छी क्वेश्चन है। अ डाइपेप्टाइड एक्स ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस गिव वाई एंड जेड, ठीक है। वाई ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस HNO2 प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, on the other hand Z on heating gives following cyclic molecule। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। ये देखो X एक डाइपेप्टाइड है। डाइपेप्टाइड क्या होता है, जो दो मॉलिक्यूल से बना हुआ है। इसकी तुमने हाइड्रोलिसिस करी, इसको तुमने हाइड्रोलाइज किया, तो तुम्हारा ये Y और Z दे रहा है। अब इन्होंने कहा कि YZ में अगर मैंने Y को फर्दर HNO2 से ट्रीट किया तो ये मेरा दे रहा है लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड। और अगर मैं Z की बात करूं तो Z मेरा दे रहा है ये वाला कंपाउंड, ठीक है। I'll move it here, okay? तो ये वाला कंपाउंड दे रहा है। तो सबसे पहला काम बच्चे आपको क्या करना है, आपको इसके हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट को देखना है। तो इसका तरीका क्या होता है, जो भी आपको अमाइड दिया जाए आप उसके CONH के बीच से इसको ब्रेक कर दो। अगर तुम इसको ब्रेक करोगी और इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, ये कौन सा वाला कंपाउंड होगा, ये हमारा बना होगा ग्लाइसिन अमीनो एसिड से। चेक करो भाई, ग्लाइसिन अमीनो एसिड से। जिन बच्चों ने अगर ये टॉपिक अभी नहीं किया तो आप ये मान के चलो जेई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस टाइम, ये जो अमीनो एसिड्स वाले टॉपिक है, इसको अच्छे से करना है आपको। तो देखो इसमें ये हमारा ग्लाइसिन से बना हुआ है, दोनों साइड ग्लाइसिन है। तो ये पता चल गया कि ये जो जेड कंपोनेंट है ग्लाइसिन से बना हुआ है। नाउ विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड क्या होता है, CH3 CHOH एंड COH। और ये कैसे बन रहा है, जब हम अमीनो एसिड की रिएक्शन किससे कर रहे हैं, HNO2 से। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, NH2 होना चाहिए, यहाँ पे COH होना चाहिए और यहाँ पे H होना चाहिए। तो अब आपको पता होना चाहिए, अगर ये वाला मेरा बेसिकली स्ट्रक्चर है, अमीनो एसिड है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एलेनिन। ये हमारा एलेनिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है बच्चे, ध्यान देना। तो इसका मतलब एक पार्ट हमारा एलेनिन है, दूसरा हमारा ग्लाइसिन है। सो वेयर इज, व्हाट वुड बी द आंसर, तो आंसर विल बी डी, एलेनिन एंड ग्लाइसिन। मतलब ये जो डाइपेप्टाइड है किससे बना हुआ है, एलेनिन और ग्लाइसिन से बना हुआ है। अब कुछ बच्चे जिन्होंने अच्छे से तैयारी कर रखी है तो डेफिनेटली आपने अमीनो एसिड्स याद किए होंगे। आज के टाइम में जो बच्चा अमीनो एसिड छोड़ेगा बायोमोलिक्यूल में तो डेफिनेटली वो अपने स्कोर को पहले ही डाउन कर रहा है। बिल्कुल मस्ट है बच्चे करना। आप देखो 2025 में हर शिफ्ट में इन्होंने बेसिकली अमीनो एसिड से क्वेश्चन पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी ज्यादा पॉपुलर हो रखा है आजकल, तो इसे आपको करना ही है। इसके लिए मैं पहले आपको इसी सेशन में पहले 5 अमीनो एसिड के लिए एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी। आपको पता है कि जनरल अमीनो एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। मैं उन बच्चों को भी टारगेट कर रही हूँ जिन्होंने भी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा, तो थोड़ी थोड़ी चीजें हम एक्सप्लेन करते चलेंगे सो दैट उन बच्चों को भी फायदा हो जो एक्चुअली नीडी है, जिनको एक्चुअली जरूरत है कि उन्हें चैप्टर को तैयार करना और जो अच्छे से पढ़ाई करके अपने रैंक को डेफिनेटली बूस्ट करना चाह रहे हैं। तो बच्चे देखो, एक जनरल स्ट्रक्चर होता है इसका, क्या होता है, ये C है, यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे COH है, ठीक है, और ये एक H है। ये जनरल फॉर्मूला है। यहाँ पे एक R ग्रुप होता है, तो ये R के अकॉर्डिंग हम इनकी नेमिंग करते हैं, है ना। एटलीस्ट आपको शुरू के 4-5 नाम तो बिल्कुल बेसिक क्लियर होने चाहिए, काफी क्वेश्चन आपके उसी से बन जाते हैं। अगर ये RH है देन इट इज ग्लाइसिन, क्या कहलाएगा, ये ग्लाइसिन कहलाएगा। अगर ये R तुम्हारा CH3 है देन इट इज एलेनिन, तो ये एलेनिन कहलाएगा। अगर ये R तुम्हारा CH3 CH3 आइसोप्रोपाइल ग्रुप है देन इट इज वेलिन। अगर तुम्हारा ये R जो है वो आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, आइसोब्यूटाइल ग्रुप में क्या हो जाता है, यहाँ पे CH2 CH3 और ये, तो देन इट इज ल्यूसिन, तो इसे हम लोग बोलते हैं ल्यूसिन। और अगर मेरा यहाँ पे ये जो R है दैट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप CH3 C2H5 और ये H और ये, अगर ये R हमारा ये वाला ग्रुप है सेकेंडरी ब्यूटाइल देन इट इज आइसोल्यूसिन। ये 5 तो आपको डायरेक्ट साथ के साथ इसी क्वेश्चन के साथ याद कर लेने हैं। सिंपल सा ग्रुप देखो,
ये जनरल फॉर्मूला है। अगर मैंने खाली H ले लिया तो ग्लाइसिन, और ग्लाइसिन क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि दैट इज नॉट हैविंग एनी कायरल सेंटर। बाकी सब में यहाँ पे 8 डिफरेंट ग्रुप है तो कायरल सेंटर होता है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, राइट। तो ये कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन के साथ पता होनी चाहिए। और मैंने आपको तरीका बताया, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको देखो किससे बन रहा है, इससे आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा अमीनो एसिड है, और जो साइक्लिक अमाइड बन रहा है उसके बीच से ब्रेक करो बॉन्ड को और चेक करो कि कौन से अमाइड से, अमीनो एसिड से वो बना हुआ है, राइट। अमाइड जो लिंकेज होती है उसी को हम पेप्टाइड बोलते हैं व्हेन इट इज बिटवीन अमीनो एसिड्स। जब अमीनो एसिड के बीच में CONH लिंकेज होती है देन विल कॉल इट एज पेप्टाइड लिंकेज, राइट। चलो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, identify the pair of reactants that upon reaction with elimination of HCl give rise to dipeptide, glycine and alanine। ये हमारा शॉर्ट फॉर्म होता है, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो देखो ये हमारा बेसिकली हमने, ये भी हमारा 2025 का है, तो अभी शुरू के सारे क्वेश्चंस आपके 25 के आएंगे, देन विल मूव टू द नेक्स्ट ईयर्स, राइट। तो इसमें देखो उन्होंने पूछा है कि किस रिएक्टेंट से एलिमिनेशन ऑफ HCl के एलिमिनेशन के बाद तुम्हारा डाइपेप्टाइड बने ग्लाइसिन एलेनिन। आपको देखना है कहाँ स्ट्रक्चर ग्लाइसिन एलेनिन का। तो ये देखो पहले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, तो आपको दिख रहा है हर जगह CH2 है, हर जगह CH CH3 है, तो हमारा ये वाला कंफ्यूजन तो यहाँ पे नहीं है कि इन्होंने अलग से अमीनो एसिड दिए हैं। अब तुम्हें देखना है किस केस में HCl निकलेगा, तो ये दिखाई दे रहा है कि ये Cl और ये H ये निकलेगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे पहला ही आंसर होगा इसका, फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बच्चे जिसमें फ्री के मार्क्स मिलते हैं और इस चैप्टर से आप वो क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, फैट सोल्युबल विटामिन्स आर। फैट सोल्युबल विटामिन, जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ते हो तो आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि हमारे विटामिन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, 2 कैटेगरीज में उनको क्लासीफाई करते हैं, एक होते हैं वाटर सोल्युबल और एक होते हैं फैट सोल्युबल। आपको हमेशा पढ़ाया जाता है ADEK, ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे फैट सोल्युबल, और जो हमारा बेसिकली B और C होता है वो वाटर सोल्युबल। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, अगर ये आपको याद है तो आप क्वेश्चंस डेफिनेटली कर पाएंगे। तो फटाफट से इसका आंसर आप खुद लगाओ, आपको पता होना चाहिए। तो इसमें पूछा है फैट सोल्युबल, तो यहाँ पे E आएगा और यहाँ पे K आएगा, क्योंकि B की कोई भी फॉर्म क्या होगी, वाटर, और मतलब बेसिकली हमारी फैट सोल्युबल नहीं होगी। तो देन वी कैन से व्हाट विल बी द आंसर, क्या आंसर होगा, तो फोर्थ विल बी द राइट आंसर, C and E only, right? Let us move ahead to the next question. Now we have the next question, a tetrapeptide. A tetrapeptide मतलब आपको समझ में आना चाहिए, tetrapeptide जो 4 molecules से मिलके बना हो। A tetrapeptide on complete hydrolysis produce glycine, alanine, valine and leucine। इन्होंने कहा एक टेट्रापेप्टाइड है जो कि ग्लाइसिन दे रहा है, एलेनिन दे रहा है, हाइड्रोलिसिस पे वेलिन दे रहा है और ल्यूसिन दे रहा है, राइट, ये दे रहा है। अब ये कहना चाह रहे हैं इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन द नंबर ऑफ टेट्रापेप्टाइड्स पॉसिबल इन्वॉल्विंग ईच ऑफ दीज अमीनो एसिड, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम कह देंगे 4 मॉलिक्यूल्स है तो 4 फैक्टोरियल निकालना होता है, तो 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है। अगर हम ये लोग करते हैं तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, आंसर क्या आएगा, that will be 24। Let me explain this. This is formula based, पर मैं इसको बता देती हूँ। अगर आप खुद सोचो कि कैसे हो रहा है तो उस केस में बच्चे क्या करो, सोचो आप देखो, मान लो मैंने यहाँ पे ग्लाइसिन लिया, तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि ग्लाइसिन के साथ एक बार एलेनिन हो सकता है, एक बार वेलिन हो सकता है, एक बार ल्यूसिन हो सकता है। अब ग्लाइसिन के साथ अगर मैं एलेनिन ले रही हूँ, मैं यहाँ पे G ले रही हूँ सिंबल, ग्लाइसिन एलेनिन, अगर मैं एक कॉम्बिनेशन को चेक कर लेते हैं हम लोग, बाकी हम सब में अप्लाई करेंगे, तो ग्लाइसिन एलेनिन वेलिन ल्यूसिन। दूसरे केस में तुम्हारा क्या हो सकता है, ग्लाइसिन एलिन ल्यूसिन वेलिन। तीसरे में क्या हो सकता है, ग्लाइसिन वेलिन एलिन एलेनिन ल्यूसिन। अब इसमें क्या हो सकता है, ग्लाइसिन वेलिन ल्यूसिन एलेनिन, मतलब मैं सिर्फ इसको फिक्स कर रही हूँ और इसको बदल रही हूँ। नाउ क्या हो गया हमारा, ग्लाइसिन ल्यूसिन एलेनिन वेलिन, ग्लाइसिन ल्यूसिन वेलिन एलेनिन। तो आप खुद सोचो कि अगर मेरे पास इसके साथ कितनी पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4 5 6 अरेंजमेंट मेरे पास पॉसिबल है एक केस के। तो टोटल कितने केस पॉसिबल है, एक बार तुम्हारा G आगे हो सकता है, एक बार A हो सकता है, एक बार B हो सकता है, एक बार L हो सकता है, तो 6 into 4, तो 6 into 4 कितना हो गया, 24। तो यू कैन क्रॉस वेरीफाई, पर यू मतलब वी नो नीड टू डू दैट, हम ऐसा करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती।
हम डायरेक्ट इसको लगाते हैं, हमें पता है कि फैक्टोरियल से डायरेक्ट निकल जाता है। अगर आप किसी कारण से भूल भी रहे या कोई क्वेश्चन उन्होंने मॉडिफाई कर दिया, सपोज उन्होंने यहाँ पे कह दिया कि एक पॉसिबिलिटी इसमें कैंसिल है, मतलब एक पॉसिबिलिटी ऐसी वाली कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, तब ये क्वेश्चन और अप्लाइड हो जाएगा और उस केस में आपको इसको केवल इसी मेथड से चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके आप निकाल सकते हैं। ओके, तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। तो 24 मस्ट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अगेन फ्रॉम अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट, सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। तो बच्चे इसको पॉज करके डेफिनेटली जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो चेक करें इसका आंसर क्या होगा, फिर इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। चलो भाई, तो हम अब स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। ऑल नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन कंटेन वन कायरल सेंटर। क्या लग रहा है बच्चे, सही है गलत है? चेक करो, सोचो इस बारे में, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भी लिख देना अगर आपको लगता था कि मैंने ये सोचा, ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट आएंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई बच्चों को ऐसी सीरीज में मजा आ रहा है, उनको फायदा हो रहा है। तो जरूर से आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में मैसेज करो सो दैट आई कैन गिव यू मोर कंटेंट फॉर दैट। ओके, क्योंकि किसी भी काम को करने में अगर मान लो मुझे लगता है कि हाँ भाई बच्चों को फायदा हो रहा है, देन ओनली आई कैन कंटिन्यू। ओके, तभी मेरे को लगता है कि हाँ भाई मैं उसको डेफिनेटली प्रोवाइड करूँ ताकि बच्चे डेफिनेटली उसमें अच्छा करें। तो उसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे फायदा हो रहा है और कहाँ पे आपको लग रहा है कि मैंने ये, मतलब मैं और क्या चाहिए, मुझे क्या आपकी डिमांड है, आप उसके अकॉर्डिंग भी आप मैसेज डाल सकते हैं। तो चलो भाई, ऑल नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन कंटेन वन कायरल सेंटर। तो बच्चे ये बात यहाँ पे इन्होंने गलत लिख दी है, ठीक है, कि इन्होंने लिखा कि ऑल नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन कंटेन वन कायरल सेंटर। अभी मैंने आपको आइसोल्यूशन का स्ट्रक्चर बताया था, तो आइसोल्यूशन में मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा होता है विद दैट जनरल फॉर्मूला NH2 COH और H। तो देखो भाई, अगर मैं इस केस को देखूं तो क्या यहाँ पे वन कायरल सेंटर है, यहाँ पे ये भी तो कायरल सेंटर बन गया। तो आइसोल्यूसिन एक ऐसा अमीनो एसिड होता है जिसमें भाई मोर देन वन कायरल सेंटर होता है, दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। कुछ बच्चे इसे सही लगा देंगे पर ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। अमीनो एसिड सिस्टीन कैन इजीली अंडरगो डाइमराइजेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री एसएच ग्रुप। बिल्कुल करेक्ट, फ्री एसएच ग्रुप की वजह से इसको ये डाइमराइज हो जाता है। दिस इज द नेचर ऑफ, वी कैन से दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टीन। ग्लूटामिक एसिड इज द, हमारा आंसर तो देखो मिल ही गया यहाँ से, ये बी है भाई, आंसर तो हमारा मिल ही गया, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। ग्लूटामिक एसिड इज ओनली अमीनो एसिड दैट कंटेन, बिल्कुल गलत। ग्लूटामिक एसिड के साथ आपका एस्पार्टिक एसिड भी होता है, एस्पार्टिक एसिड में भी COH ग्रुप होता है। ऑल नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव, बिल्कुल गलत। आपको बार बार बताया जाता है ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो कुछ बेसिक फैक्ट्स अगर आपको क्लियर है तो आप डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को सही करके आएंगे, है ना। देखो केमिस्ट्री में एक चीज और है बच्चे, केमिस्ट्री में एक चीज आपको नोटिस करनी होती है और ध्यान भी देना होता है। ये इजी सब्जेक्ट हो जाता है, रीजन क्या है, क्योंकि मैं देखती हूँ इतने सालों से हम चेक कर रहे हैं, बच्चे इसमें स्कोर उठाते हैं अच्छा, क्योंकि ये थोड़ा थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, तो बच्चे अपनी ग्रिप बनाते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। क्योंकि वो एक बार अगर आपको केमिस्ट्री समझ में आने लग गई, आपको कोई अच्छी तरह से पढ़ाने लग गया और आपको अच्छे से उसमें इंटरेस्ट आने लग गया, तो उस केस में केमिस्ट्री आपको सेफ स्कोर देगी। लेकिन यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत होते हैं। अगर आपने मान लो सोचा कि नहीं, अब देखो ये 1 और 2 में भी गलती हो सकती थी, तो इसीलिए आपको बहुत केयरफुली इसको प्रैक्टिस के साथ अटेम्प्ट करना है। अदरवाइज ये नेगेटिव स्कोर भी बहुत, एक से एक बच्चे जिनकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री है उनको मैंने देखा है कि व्हेन दे गो फॉर द एग्जाम और जब वो बेसिकली करके आते हैं तो उनको होता है कि पता नहीं सिली मिस्टेक्स में इतने नेगेटिव कैसे चले गए। तो इसीलिए आपको वो नहीं करना है, और ये प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आप वहां पे वो गलतियां नहीं होने देंगे, राइट। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एसेंशियल अमीनो एसिड्स फ्रॉम द बिलो। आपको बताना है एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से हैं। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स बच्चे कौन से होते हैं, इनको हम ट्रिक से याद करते हैं, PVT, टिम, हॉल। ये ट्रिक हम इसकी यूज करते हैं, आपको पता होना चाहिए। P stands for phenylalanine, this is valine, this is tryptophan, this T stands for threonine, I isoleucine, this is methionine, H stands for histidine,
ए से क्या आएगा? अर्जिनिन, दिस इज लाइसिन एंड दिस इज ल्यूसिन। चेक करो कौन सा नहीं आ रहा है इसमें? प्रोलिन नहीं होता भाई, प्रोलिन अमीनो एसिड में नहीं आता, टायरोसिन। डेफिनेटली आपको ये उसी चीज में कंफ्यूज करेंगे जो नंबर यहाँ पे है। पी का मतलब यहाँ पे होता है फिनाइलएलेनिन और टी का मतलब 2 है थ्रियोनिन, एंड थ्रियोनिन के साथ है आपका ट्रिप्टोफैन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो बी और ई इन्होंने पूछा है कि करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन, आपको बताना है कौन से एसेंशियल अमीनो एसिड है। तो ए सी डी वुड बी द राइट आंसर। तो ए सी डी कहां दिख रहा है? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। बी और बेसिकली आपका ई इसमें नहीं आएगा। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट मैचिंग के क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं, और मैचिंग के क्वेश्चन बच्चे बोनस होते हैं। जब आप अच्छे से करोगे तो मैचिंग के क्वेश्चन आप जरूर से निकाल पाते हैं। ठीक है, अगर कोई थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अच्छे से है तो आप कर लोगे, तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ने होते हैं। तो देखो यहाँ पे एमाइलोज दिया हुआ है, तो आपको पता है, मैं थोड़ी सी यहाँ पे आपको हिस्ट्री भी बताती चल रही हूँ। एमाइलोज क्या है? तो आपने पढ़ा है स्टार्च होता है, जो स्टार्च होता है उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है एमाइलोज, दूसरा होता है एमाइलोपैक्टिन। एमाइलोपैक्टिन, तो इसमें क्या होता है हमारा? इसमें हमारी C1C4 लिंकेज होती है, लीनियरली जुड़ा होता है, ये लीनियर होता है। और इसमें C1C4 जो लिंकेज होती है वो लीनियर होती है, लेकिन C1C6 लिंकेज उसमें ब्रांच की भी होती है। तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एमाइलोज में क्या होता है? केवल हमारा C1C4 लिंकेज होता है, तो वो हमें देखना है। तो C1C4 कहाँ है? पहली चीज, स्टार्च किस में होता है? आपका एनिमल्स, इसमें अगर हम लोग बात करें प्लांट में होता है। इसी की फॉर्म जो एनिमल स्टार्च होती है वो होती है ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च में आता है। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले एमाइलोज दिया हुआ है, फिर सेलुलोज दिया हुआ है, फिर ग्लाइकोजन दिया हुआ है, और फिर एमाइलोपैक्टिन। तो पूरा क्वेश्चन आपका पॉलीसेक्राइड से है। तो पॉलीसेक्राइड को हम चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि प्लांट में होता है, तो प्लांट में होगा तो C1C4 अल्फा लिंक किसमें होता है? एमाइलोज। एमाइलोपैक्टिन क्या होगा? एमाइलोपैक्टिन में प्लांट में अल्फा, और ये हो गया क्योंकि ये ब्रांच होता है। ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन आपका एनिमल स्टार्च की तरह होता है, तो अल्फा C1C4, और सेलुलोज क्या होता है? बीटा C1C4। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपने होपफुली आंसर चेक कर लिया होगा, तो इसको मैच करो और उसके अकॉर्डिंग आंसर टेली करो। ठीक है, जैसे फर्स्ट का हमारा आ रहा है 4, सेकेंड का हमारा आ रहा है 1, तो देखो फर्स्ट का 4 और सेकेंड का 1, तो इसमें 2 ऑप्शंस हैं। इसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा, सी का हमारा आ रहा है यहाँ पे 2, तो सी का 2 है ये, तो डी मस्ट बी द राइट आंसर। लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट मैचिंग क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। इसमें क्या है? सुक्रोज। तो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, तीनों की लिंकिंग आपको पता होनी चाहिए। तो ये डाइसेक्राइड्स होते हैं, मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। सुक्रोज में क्या होता है? अल्फा ग्लूकोज C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज कनेक्ट होता है C2 ऑफ बीटा फ्रक्टोज से, राइट? ऐसे कुछ बेसिक से चीजें दिमाग में बिठाओ और इससे क्वेश्चन बन जाएंगे। दूसरा आपके पास क्या है? माल्टोज। तो माल्टोज में बच्चे दोनों ही अल्फा होते हैं और दोनों ही ग्लूकोज होते हैं। C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज कनेक्ट होता है आपका C4 ऑफ अल्फा ग्लूकोज से। और जो तुम्हारा थर्ड है दैट इज लैक्टोज, और लैक्टोज में क्या होता है आपका? C1 जो होता है हमारा, अगर मैं इसमें देखूं तो C1 ऑफ बीटा गैलेक्टोज कनेक्टेड होता है विद C4 ऑफ बीटा ग्लूकोज से, तो दोनों बीटा फॉर्म होती हैं। ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं और होपफुली क्वेश्चन कर लेंगे। थोड़ा फास्ट करेंगे अब यहाँ पे। तो सुक्रोज क्या है हमारा? सुक्रोज हमारा कौन सी लिंकेज है? सुक्रोज में हमारी अल्फा C1 C2 पहली बात, और अल्फा बीटा, यानी कि फर्स्ट का थर्ड हो गया। माल्टोज का C1 C4 अल्फा, लैक्टोज का C1 C4 बीटा, और एमाइलोपैक्टिन अभी हमने देखा था। तो दैट विल बी द राइट आंसर। यू कैन मैच फ्रॉम द ऑप्शंस सो दैट वी कैन मूव अहेड। तो आप इसे चेक करो एंड यू विल गेट द आंसर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट कन्वर्जन ड्यूरिंग द एसिडिक हाइड्रोलिसिस फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टार्च गिव्स गैलेक्टोज। स्टार्च गैलेक्टोज कैसे देगा भाई? स्टार्च किसका पॉलीमर होता है? ग्लूकोज का, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट, केन शुगर गिव इक्वल अमाउंट ऑफ फ्रक्टोज एंड शुगर, दिस इज करेक्ट। मिल्क शुगर गिव ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, दैट इज ओके। अभी हमने देखा मिल्क शुगर क्या होती है? लैक्टोज, और लैक्टोज क्या दे रहा था? ग्लूकोज और गैलेक्टोज, दिस इज ओके। एमाइलोपैक्टिन गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, दिस इज रॉन्ग। एमाइलोपैक्टिन किसका पार्ट होता है? स्टार्च का। भी मैंने इसीलिए पहले ही आपको कराया। ये जो दो चीजें मैंने कराई हैं आपको, इससे आपके देखो सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एमाइलोज गिव्स ओनली ग्लूकोज, ठीक है, ये ग्लूकोज का पॉलीमर है, तो ये आपके 3 करेक्ट हैं, बी,
सी और ई. वेयर इज द ऑप्शन? सी मस्ट बी द राइट आंसर. ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन भी है. अभी हमारे 2025 सेशन के ही क्वेश्चंस चल रहे हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी ग्लूकोज पेंटाएसिटेट रिएक्ट विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन. बिल्कुल गलत. आपको पता है कि जो हमारा डी ग्लूकोज होता है जो पेंटाएसिटेट फॉर्म में जब ये हो जाता है तो ये रिएक्ट नहीं करता, तभी यहां से इसका क्लोज स्ट्रक्चर आता है. तो स्टेटमेंट इज रॉन्ग. नेक्स्ट क्या है आपका? स्टार्च ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोड्यूस ग्लूकोज. एज आई टोल्ड यू कि जो स्टार्च होता है वो क्या होता है? इट्स अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. जब हम इसे 100 डिग्री सेल्सियस पे 2 to 3 डिग्री पे ये प्रिपरेशन में आता है ग्लूकोज की, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो फर्स्ट आपका रॉन्ग होगा और आपका सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट होगा. तो वेयर इज दैट? दिस इज द फर्स्ट वन. फर्स्ट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. राइट, चलो आगे बढ़ते हैं. अपने आप को चेक करते जाओ भाई, है ना. जो बच्चे प्रिपेयर्ड है वो अपने आप को चेक करें कितने करेक्ट हो रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में मैसेज करना कि मैम हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए और इतने करेक्ट हैं. देन आई कैन टेल यू कि आपकी कैसी प्रिपरेशन है. मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगी. राइट, चलो आगे बढ़ते हैं. कार्बोहाइड्रेट राइबोज प्रेजेंट इन द डीएनए इज. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट राइबोज. अब मैं डीएनए के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगी. देखो भाई, डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड होता है, इसमें एक शुगर होती है राइबोज. राइबोज शुगर जो होती है वो एक पेंटोज होती है जिसका नाम होता है 2-डीऑक्सी राइबोज शुगर. ठीक है, कुछ बेसिक सी चीजें अगर आपको पता है. और ये पेंटोज होती है, ये फ्यूरानेज फॉर्म में होती है. फ्यूरानेज स्ट्रक्चर काइंड ऑफ होता है ये. ठीक है, और बाकी तो ठीक है. इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है हम इसकी बात करेंगे. ये बीटा फॉर्म में होती है, अल्फा फॉर्म में नहीं होती है, और इसमें डी कॉन्फ़िगरेशन होता है. ये कुछ बेसिक सी बातें हैं और बस चलो अब देख लेते हैं क्योंकि शुगर पे ही क्वेश्चन दिख रहा है. इट्स अ पेंटोज शुगर, दैट्स ओके. प्रेजेंट इन द पायरानेज फॉर्म, नहीं पायरानेज फॉर्म में नहीं होती है. कॉन्फ़िगरेशन डी होता है. इट्स अ रिड्यूसिंग शुगर व्हेन फ्री, ओके. It is in alpha allomeric form. No, that is wrong. So A, C, D must be the right answer. C will be the right answer for this question. तो बिल्कुल बेसिक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डीएनए की, डीऑक्सीराइबोज शुगर की इन्होंने इन्फॉर्मेशन पूछी है. तो बच्चे ये तो एक्सपेक्टेड है कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो जिसमें आपका डीएनए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको अच्छे से पढ़ना होता है. आपको उसमें छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है कि वेदर इज अल्फा बीटा कैसे लिंक से बना हुआ है. एक बार अगर आप बायोमोलिक्यूल्स अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उस केस में उसको बाद में आपको दिक्कत इस चैप्टर में नहीं आएगी क्योंकि पूरा फैक्चुअल है ये. फैक्चुअल लेकिन कैसे होता है? जब हम उसे अंडरस्टैंड करके पढ़ते हैं, है ना. तो चलो भाई, जिन बच्चों को बायोमोलिक्यूल्स में दिक्कत आ रही है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें. आई विल ट्राई टू गिव यू एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो. ओके, अगर मुझे लगा कि ज्यादा बच्चों की प्रॉब्लम्स आ रही है. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर एसोसिएटेड विद. तो बच्चे सिंपल सी बात है, प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी. मैं बिल्कुल बेसिक में बता रही हूँ, ये सिंपल नोटेशन होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताता है? इट टेल अस अबाउट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड. क्या बताता है ये? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड के बारे में बताता है. सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारा क्या बताता है? शेप्स ऑफ, इसके बारे में, शेप से क्या शेप होता है. टर्शरी स्ट्रक्चर हमारा क्या बताता है? पर्टिकुलर टाइप क्या बनता है, वेदर इट इज फाइब्रस और ग्लोबुलर, कौन से टाइप में आता है. एंड क्वाटरनरी आपका बेसिकली मोर कोइलिंग हो जाती है स्ट्रक्चर में, कई चेन आपस में जुड़ जाती है तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है. तो सबसे पहली बात, अगर कोई पूछे कि अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड, तो ये शेप के बारे में हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर बताएगा. अल्फा एंड बीटा प्लेटेड शीट 2 तरह की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर वुड बी द राइट आंसर. बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसको करने में समय भी नहीं लगता. अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो आप फटाफट से कर सकते हैं. आगे बढ़ेंगे. Fructose does not contain an aldehydic group but still reduces tolerance reagent. Very good, correct answer. ये तो बिल्कुल ठीक है. इसमें कीटो ग्रुप होता है फिर भी रिड्यूसिंग शुगर की तरह आता है. In the presence of base, fructose undergo rearrangement to give glucose. बेस की प्रेजेंस में फ्रक्टोज रीअरेंजमेंट करके ग्लूकोज बनाता है. तो ये भी हमारा इसका करेक्ट है. नहीं, इन द एक मिनट रुको. इन द प्रेजेंस ऑफ बेस फ्रक्टोज अंडरगो रीअरेंजमेंट टू गिव ग्लूकोज. बेस की प्रेजेंस में फ्रक्टोज में रीअरेंजमेंट होता है और वो ग्लूकोज बनाता है. तो ये स्टेटमेंट आपका अलग है, ये रिड्यूस करता है, दैट्स ओके. ये हमारा कैसे पॉसिबल है इसको हम देखेंगे. तो डेफिनेटली इस केस में इसका जो आंसर मैं लगाऊंगी वो क्या लगाऊंगी, क्योंकि ये बेसिकली फर्स्ट तो अलग है, सेकेंड आपका रीअरेंजमेंट अगर होगा तो क्या होगा. फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चे, देखो CH2OH CO
CH, ये पूरा सेम होता है, C और ये CH2OH, ठीक है। तो यहाँ से OH, H, OH, H, OH। अगर मैं ग्लूकोज की बात करूँ तो CHO, ये H, OH, फिर COH, H, फिर क्या हो गया H, OH, H और ये OH और ये CH2OH। तो ये देखो ये चार, ये स्ट्रक्चर तो इसका सेम ही होता है, ठीक है। इसमें हम कर देते हैं, दोनों को करेक्ट कर लेंगे हम लोग, बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट। ये हो सकता है बेसिक मीडियम में चेंज हो जाएगा, तो इसका सी आंसर लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज अ विटामिन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज अ विटामिन, तो एसिड्स नहीं होगा बच्चे, ये एसिड, ठीक है, ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज अ विटामिन, तो कौन सा विटामिन कौन सा है, तो आपको पता है एस्कॉर्बिक एसिड, जो विटामिन सी होता है इसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एडिपिक एसिड अलग है, सैक्रिक एसिड, अस्पार्टिक एसिड, ये सारे ही हमारे विटामिन में नहीं आएंगे, विटामिन आता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम्स आर, एंजाइम्स के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, आपको ध्यान देना है। बहुत बार बच्चों से गलती होती है, इनकरेक्ट का मतलब वो करेक्ट ले जाते हैं, जस्ट रिमेंबर इनकरेक्ट है, पहले तो उसको हाईलाइट कर लिया करो कि इनकरेक्ट पूछा है। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, दैट्स ओके, ये हमें पता है, ये तो करेक्ट है। एंजाइम्स आर नॉन स्पेसिफिक एंड कैटलाइज डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन, ये ठीक है। मोस्ट ऑफ द, ये ठीक नहीं, गलत है, नॉन स्पेसिफिक लिख दिया इन्होंने, ये तो स्पेसिफिक होते हैं, ये गलत है। मोस्ट एंजाइम आर ग्लोबुलर प्रोटीन, ओके। एंजाइम ऑक्सीडाइज हाइड्रोसिस माल्टेज, ये गलत है भाई, माल्टोज को कन्वर्ट करने के लिए माल्टेज एंजाइम यूज होता है, ऑक्सीडेज नहीं। यहाँ पे हमारा तो ठीक है, तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, बी और डी हमारा रॉन्ग है और ए और सी करेक्ट है। तो ध्यान देना, आपको ऑप्शन अच्छे से सिलेक्ट करना है, तो बी डी इसमें क्या है आपका रॉन्ग है, तो ए आंसर होगा इसका, ओके, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अब 24 शुरू हो चुका है, 24 ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव, विल गिव पॉजिटिव नेन हाइड्रेन टेस्ट, इसको जरूर से पढ़ना है आपको। नेन हाइड्रेन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं किया तो इसे करो, और आपको पता होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटीन जिसमें होगा वो देगा, तो एग एल्बुमिन इसका आंसर होगा, बिकॉज बाकी सारे क्या है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट नेन हाइड्रेन टेस्ट नहीं देता है। अब एक होमवर्क है कि इस लेक्चर के बाद नेन हाइड्रेन टेस्ट देखो, उसे अच्छे से याद कर लो। ये मैं इसलिए छोड़ रही हूँ ताकि आप खुद पढ़ो, और उसको पढ़ने के बाद आपको ताकि वो रिटेन रहेगा कि हाँ भाई हमने पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट नहीं देते, प्रोटीन देते हैं, क्या होता है उसे चेक करो, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मैचिंग का क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे क्या है, अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा गैलेक्टोज क्या होते हैं, तो ग्लूकोज और जो गैलेक्टोज होते हैं बच्चे, ये एपीमर्स होते हैं, इनके C4 कार्बन, एक कार्बन में और डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्या है आपका, ग्लूकोज अल्फा बीटा ग्लूकोज क्या होते हैं, एनोमर्स, जिसके C1 में डिफरेंस होता है उसे एनोमर्स बोलते हैं। फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा फ्रक्टोज, एंड अल्फा ग्लूकोज और राइबोज ये होमोलोगस कहलाएंगे। मैंने इसको अलग लगा दिया, एक मिनट। हाँ, तो ये हमारे अल्फा, ये जो हो गए हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारे होमोलोग्स कहलाएंगे, और ये हमारा फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। तो दैट विल बी द राइट आंसर, यू कैन मैच द आंसर और चेक करो और इसे लगाओ, ठीक है। थोड़ा टाइम लिमिट है इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ूंगी, ये आप चेक करो। नेक्स्ट देखो, इफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज द सीक्वेंस ATGC-TT-CA, ये क्या है भाई, ये डिफरेंट टाइप के बेस पेयर होते हैं। ये जैसे डीएनए का स्ट्रैंड होता है, तो इस स्ट्रैंड में फिक्स होता है आपका कि ये हमारे फिक्स है कि अगर ए स्टैंड्स फॉर, 4 होती हैं बेसेस, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाएगा विद दैट ऑफ थाइमिन के साथ, डबल बॉन्ड बनाता है, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ये फिक्स है, बेस पेयर ऐसे ही जुड़ते हैं। ये दोनों हमारे प्यूरिन्स बेस होते हैं और ये हमारे पिरिमिडीन्स बेस होते हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, पिरिमिडीन्स बेस होते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपको पता है, आप क्वेश्चन फटाफट से कर लेंगे। अब एडेनिन है तो इसके साथ क्या जुड़ेगा, थाइमिन, थाइमिन के साथ क्या जुड़ेगा, एडेनिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, थाइमिन के साथ एडेनिन, अगेन एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, और ये हमारा हो गया थाइमिन। तो चेक कर लो कहाँ है ये ऑप्शन, आपको बी दिख रहा है, देख लो, BTACGAAGT, ठीक है। इट्स वेरी इजी टू डू, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है फटाफट से कर लेंगे। एडेनिन
कनेक्ट होती है थायमिन के साथ और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ। ये भी रिमेंबर रखना है कि 2 बॉन्ड्स थायमिन के साथ, 3 बॉन्ड्स साइटोसिन के साथ, तो ये ऐसे करके कनेक्ट होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। अगर एक की इन्फॉर्मेशन है वी कैन प्रेडिक्ट द इन्फॉर्मेशन ऑफ अदर स्ट्रैंड टू। ओके, तो दैट इज द रीजन। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड्स में भी आता है, तो आपको उसको ध्यान से करना है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, नेक्स्ट वी हैव अगेन मैचिंग क्वेश्चन। मैचिंग क्वेश्चन आपको अगर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है तो आप इजिली कर पाएंगे। ये यहाँ पे ग्लूकोज की रिएक्शन से क्वेश्चन है। आप जब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ते हो तब आपको इजीली पता है कि जब हम ग्लूकोज को हीट करते हैं चाय के साथ तो क्या बनता है, नॉर्मल हेक्सेन बनता है। ब्रोमीन वाटर के साथ हम लोग करते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है। HNO3 के साथ करते हैं तो क्या बनता है, सैकरिक एसिड बनता है। और ये NHSO3 के साथ नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, ये इसके साथ रिएक्शन नहीं देता, जो हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है। यही इसकी ओपन स्ट्रक्चर को फेल भी करता है कि NaHCO3 के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा इसमें। तो ये मेरे ख्याल से डन है। लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव अगेन स्टार्च, ग्लूकोज, सेलुलोज। तो स्टार्च क्या है, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज। न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। प्रोटीन किससे बना हुआ है, अमीनो एसिड से बना हुआ है। तो बच्चे आप इसको प्लीज मैच करो खुद ही और आंसर आप देखेंगे आपको मिल जाएगा। थोड़ा टाइम लिमिट की वजह से मैं आगे बढ़ूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो शुगर विच डज नॉट गिव रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट विद द फेलिंग सोल्यूशन रिएजेंट इज, मतलब हम पढ़ते हैं दो तरह की शुगर, एक होती है रिड्यूसिंग शुगर, एक होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो जो रिड्यूसिंग शुगर होती है वो बेसिकली टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देती है, और जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है वो नहीं देती। तो हम अपने इस लेक्चर में, जो हमारा बायोमोलिक्यूल का लेक्चर होता है, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो हमारी सुक्रोज होती है वो हमारी क्या होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। तो कौन टेस्ट नहीं देगा, सुक्रोज नहीं देगा, दैट विल बी द राइट आंसर। माल्टोज भी रिड्यूसिंग है, लैक्टोज भी रिड्यूसिंग है, ग्लूकोज भी रिड्यूसिंग है, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स ऑब्टेन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से किस तरह के, भी मैंने आपको बताया था, प्रोटीन जो पॉलीमर होता है वो अल्फा अमीनो एसिड का होता है। देखो 2025 में भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा स्टेटमेंट बेस्ड बना के। अब यहाँ पे 2024 आई थिंक सो 4 में इन्होंने बिल्कुल बेसिक फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया कि टाइप ऑफ अमीनो एसिड में अमीनो एसिड किस तरह के, प्रोटीन में कौन सा अमीनो एसिड यूज होता है, तो अल्फा। अब किसी बच्चे को अगर इस चीज में डाउट है तो बच्चे बहुत सिंपली अमीनो एसिड्स में जैसे COH ग्रुप होता है, इसमें ये कार्बन चेन है, तो किस कार्बन चेन से हमारा अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर 1 से जुड़ा है ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा, इस बेसिस पे इसको क्लासिफाई करते हैं। अगर अल्फा से जुड़ा है तो अल्फा अमीनो एसिड, बीटा से जुड़ा है तो बीटा अमीनो एसिड। लेकिन प्रोटीन जो होते हैं ना, दीज आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स ओनली, राइट। तो आपको इस तरह से बेसिक वे में इसको क्लियर रखना है। आगे बढ़ते हैं। 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय अ लिंकेज। तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, 2 न्यूक्लियोटाइड जिस लिंकेज से जुड़ते हैं वो होती है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखेंगे, विच इज नॉट ट्रू फॉर अर्जिनिन। अर्जिनिन के लिए क्या चीज ट्रू नहीं है, तो अर्जिनिन के लिए क्या ट्रू नहीं है, इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये ट्रू है भाई। इट इज हाई सॉल्युबिलिटी, कैसे हो सकता है भाई, ये हमारा जो अर्जिनिन होता है ये एक बेसिक अमीनो एसिड होता है, बेंजीन में कैसे सॉल्युबल हो सकता है, तो दिस इज रॉन्ग, यही आंसर हो गया आपका भी। इट इज फेयरली हाई मेल्टिंग पॉइंट करेक्ट होगा, और ये भी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका बी होगा, क्योंकि उन्होंने पूछा क्या चीज ट्रू नहीं है, तो हमें पता है इतना हाईली पोलर मॉलिक्यूल कैसे बेंजीन में सॉल्युबल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड दैट कंटेन ओनली 1 बेसिक फंक्शनल ग्रुप इन इट्स केमिकल स्ट्रक्चर इज, कौन सा है जिसमें केवल 1 फंक्शनल ग्रुप होता है। तो बच्चे जो अमीनो एसिड्स होते हैं, जब आप उनके सारे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, अभी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, जब सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे देन यू विल कम टू नो कि जो बेसिक वाला जो है वो तो हमें पता है कि एक अमीनो ग्रुप है और एक COH ग्रुप है, और एक में तुम्हारा यहाँ पे H है और यहाँ पे R लगा है। तो ये बेसिकली पूछना चाह रहे हैं कि आपको कितनी इंफॉर्मेशन है स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि स्ट्रक्चर पता होंगे देन ओनली यू कैन सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब इसमें पूछ रहे हैं कि इन चारों में से कौन सा ऐसा है जिसमें एक ही अमीनो एसिड प्रेजेंट है, तो इसका आंसर होगा बच्चे एस्पेराजीन। तो जो एस्पेराजीन होता है उसमें जो दूसरा जो R के साथ NH2 लगा होता है वो अमाइड लिंकेज होता है, दैट इज नॉट अमीनो ग्रुप। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एस्पेराजीन। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको स्ट्रक्चर से याद है देन ओनली यू कैन सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। नाउ the one that does not stabilize the secondary and tertiary structure of protein, तो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए हमारी कौन कौन सी लिंकेज होती है, SS लिंकेज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
वन डेर वाल लिंकेज, तो ये नहीं होता, तो यही हमारा आंसर है, दिस इज अवर आंसर, क्योंकि इन्होंने पूछा नॉट स्टेबलाइज, तो कौन सा स्टेबलाइज नहीं करता, ओ लिंकेज हमारी इसमें नहीं होती, ओ लिंकेज हमारी बेसिकली जुड़ी होती है, ओ लिंकेज हमारी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, जो कि जुड़ी होती है किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट व्हाट, ठीक है, यहाँ पे एसिड होगा, गिव्स गुड यील्ड ऑफ अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड, whereas the yield of amines is very low when prepared with the alkyl halide। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है भाई, अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट इन द ड्यूटेरायनिक फॉर्म, तो बच्चे बिल्कुल ठीक है, इसका हमारा दोनों करेक्ट है और इसका रीजन भी करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट और ये रीजन भी हमारा इसका करेक्ट है, तो क्या हो गया इसका आंसर, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है, यस, बोथ आर करेक्ट, दोनों ही करेक्ट है, ड्यूटेरायन बनाता है और ऊपर वाला भी करेक्ट है, रिएक्ट फास्ट करेगा। चलो भाई आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा फिर अगेन हमारा क्या आता है, अगेन हमारा मैचिंग क्वेश्चंस आते हैं, तो एक हमारा मॉलिस टेस्ट बच्चे ये कार्बोहाइड्रेट देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनको याद करना है, जो टेस्ट आ गए ना उनको दोबारा पढ़ो, ठीक है, वो आपको बहुत जरूरी है करना, क्योंकि अगर आपने उसको स्किप किया तो नेक्स्ट टाइम वही से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। बाईयूरेट टेस्ट कौन देता है, ये पेप्टाइड्स का टेस्ट होता है, कार्बिलमीन प्राइमरी अमीन देते हैं, स्किफ टेस्ट जो होता है ये हमारा एल्डिहाइड का होता है, तो जरूरी नहीं कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन हो, आप थोड़ी सी हिडन इन्फॉर्मेशन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो हमेशा क्वेश्चन को रीड करो, ऐसा नहीं कि आपने देखा और आपने कहा कि नहीं नहीं ये तो टॉपिक हमने पढ़ा नहीं है, दो ऑप्शन से भी आप क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, तो नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखो हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, 2023 भी हमने किए कुछ क्वेश्चन, नाउ वी आर डूइंग 2022 सेशन क्वेश्चन ऑफ जेई, ओके। Given below are two statements, one is labeled as assertion reason, तो assertion reason का क्वेश्चन है, amylose is insoluble, amylose मैंने आपको क्या बताया था, वाटर soluble है, तो गलत हो गया, amylose is a long linear chain with more than 200, एनसीईआरटी की लाइन है बच्चे, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, लीनियर होता है और 200 यूनिट से बना होता है, मोर देन 200 से, बिल्कुल करेक्ट, तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड करेक्ट, ए वुड बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, a sugar X decahydrate very slowly undergo acidic condition to give furfural, which on further reaction with resorcinol gives color product, somewhat product after some time sugar X is, okay, बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा बच्चों एल्डोपेंटोज, ये एक बेसिकली हमारा टेस्ट होता है, सेलिवेनॉफ टेस्ट है, आज का होमवर्क ये है कि जाके चेक करो सेलिवेनॉफ टेस्ट क्या होता है, इसमें हमारा एल्डोपेंटोज आएगा, क्योंकि ये मुझे कहां से पता चला, ये मुझे यहां से पता चला क्योंकि फरफ्यूरल बन रहा है, फरफ्यूरल क्या होता है, जैसे तुम ये पढ़ते हो ना फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप पढ़ते हैं, तो फ्यूरॉन के यहाँ पे CHO ग्रुप लगा होता है, ये हो जाता है फरफ्यूरल, तो ये बनता है, फाइनली ये रिसोर्सिनॉल से रिएक्ट करके सेलिवेनॉफ टेस्ट देता है। नाउ इट्स ड्यूटी घर जाके अच्छे से, मतलब घर जाके चाहे जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं आप, घर में ही है तो कोई बात नहीं, तो ये सेशन खत्म होने के बाद आप सेलिवेनॉफ टेस्ट देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये जो जितने भी टेस्ट के नाम ले रही हूँ मैं वो आपको अच्छे से करने हैं। आगे बढ़ते हैं, when sugar X is boiled with dilute H2SO4 in alcoholic solution, two isomers A and B are formed, one on HNO3 gives saccharic acid, other is levoreductive, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इतनी बार आप पढ़ चुके हैं, 2022 में है, सुक्रोज के बारे में बात हो रही है, सुक्रोज को अगर हम कर रहे हैं, हमारा ग्लूकोज फ्रक्टोज बन रहा है, ये लीवोरोटेटरी होता है, और ये ग्लूकोज जो बनता है ये हमारा HNO3 से ट्रीट करने पे सैक्रिक एसिड देगा, ठीक है, पूरा चैप्टर का बेसिक सबसे पहले जब हम टॉपिक करते हैं उससे ही आंसर आपका सामने आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, Which of the following contain beta C1C4 linkage? I told you कि beta C1C4 linkage किसमें होती है, बीटा हमारी माल्टोज में अल्फा होता है, सुक्रोज में अल्फा बीटा दोनों होती हैं, और ये एमाइलेज जो होता है इसमें C1 अल्फा होता है, लैक्टोज विल बी द राइट आंसर, ठीक है, लैक्टोज आंसर होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो बच्चों, अब यहाँ पे ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपको करनी है, क्वेश्चन हमने यहाँ पे फिनिश कर दिए, हमने यहाँ पे बेसिकली 21 तक के क्वेश्चन चेक किए, बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में और सारे हैं, अभी आप इसको चैप्टर कंप्लीट करो, इतने क्वेश्चंस करने के बाद एटलीस्ट यू कैन एनालाइज कि हाँ भाई आपका चैप्टर तैयार है या नहीं, आपने कितने कितने क्वेश्चन इसमें से सही करे हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, जो जो टॉपिक इसमें आए हैं वो आपको इंक्लूड करने हैं। अब ये चीजें कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पे मैंने आपके लिए लगाई हुई है ताकि आपको क्लियर होनी चाहिए कि सबसे पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ से आपको अमीनो एसिड्स अच्छे से पढ़ने हैं, ये डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं, इनके स्ट्रक्चर आपको जरूर से करने होते हैं, और ये चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं लेक्चर में। ये अदर अमीनो एसिड्स, इसमें आपके जो इम्पोर्टेंट जो एसिड्स हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड, उसके ऊपर स्टार मार्क है, वो आपको अच्छे से याद करना है।
ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपको लिंक के बारे में बताते हैं। जैसे आपने देखा कि सुक्रोज अल्फा बीटा से बना हुआ है, माल्टोज अल्फा से बना हुआ है, और लैक्टोज बीटा और बीटा से बना हुआ है, तो इनको आपको चेक करना है। देन वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज अमाइलोपैक्टिन, जो हमने देखा कि अमाइलोज लीनियर है, अमाइलोपैक्टिन में ब्रांच लिंक्ड है, और ये हमारा सेलुलोज का स्ट्रक्चर है जिसमें बीटा लिंक है। तो पूछते हैं उसमें क्या होता है, सेलुलोज में C1C4 बीटा लिंकेज होती है, एमाइलोज में C1C4 अल्फा लिंकेज होती है, और इसमें हमारी ब्रांचिंग भी होती है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड में बच्चे आपको मैंने कहा था आपको राइबोज का अच्छे से सीखना है। तो राइबोज आपकी किस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है, ये हमारा फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बना रहा है, ये पायरानोज स्ट्रक्चर नहीं है। पायरेन रिंग में 6 मेंबर्ड रिंग होती है, ये 5 मेंबर्ड है, तो इसलिए क्या हुआ फ्यूरेनोज रिंग। और ये बीटा फॉर्म में होता है, ये डी फॉर्म में होता है। बेसिक स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर होने चाहिए। अभी लेटेस्ट इन्होंने क्वेश्चन ये भी पूछा है, ये एडेनिन ग्वानिन ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, इनके स्ट्रक्चर के आइडेंटिफिकेशन पूछे, कौन सा प्यूरिन है, कौन सा पिरिमिडीन है, तो ये स्ट्रक्चर्स भी आपको जेई के लिए इंपॉर्टेंट है करने हैं, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। जब बेस शुगर से मिला होता है तो देन इट इज न्यूक्लियोसाइड, और जब तुम्हारा शुगर बेस और फॉस्फोरिक एसिड होता है देन विल कॉल इट एज न्यूक्लियोटाइड, एंड जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है वो पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का। क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी लिंकेज से न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं, दैट इज फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज। ठीक है, तो ये कुछ एक हमारा विटामिन की टेबल है, ये आपको अच्छे से करनी है। ये मिनिमम चीजें रिक्वायर्ड है जो आपको बायोमोलिक्यूल्स के लिए डन करनी है। ठीक है बच्चे, तो विद दिस वी आर डन विद दिस PYQ केमिस्ट्री PYQ मास्टर क्लास, और ये हमने बायोमोलिक्यूल यहाँ पे खत्म कर लिया है। ऑलमोस्ट उसके क्वेश्चंस हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये था कि आपके साथ जो लेटेस्ट ट्रेंड में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो डिस्कस करना। कहीं आपको अगर इसमें कोई इश्यूज आए हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मैसेज करो और इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो और अपने आप को एनालाइज करो वेदर यू आर एक्चुअली प्रिपेयर्ड और नॉट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।